हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे खिलजी वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से किस वंश के अंतर्गत आता है? दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। तो पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इसे तुर्क अफगान वंश भी कहा जाता है। इसे तुर्क अफगान वंश क्यों कहा जाता है? ये जो खिलजी थे वो तुर्क के थे, इसलिए इन्हें तुर्क अफगान वंश कहा जाता है, क्योंकि गुलाम वंश को तुर्क अफगान वंश नहीं कहा जाता है। इन शासकों ने भारत पर कब कितने वर्ष तक शासन किया? खिलजियों ने 30 वर्ष तक। कब से लेकर कब तक? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, इसने खिलजी वंश की नींव रखी थी, मतलब इसने स्थापना की थी। लेकिन सबसे प्रमुख शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो अब देखेंगे सबसे पहले अपन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। खिलजी साम्राज्य कहाँ से भारत में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये भारत का पूरा नक्शा है, जिसके अंतर्गत अपन खिलजी के वंश में देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ये पूरा चित्र है ना, ये पूरा चित्र खिलजी वंश के अंतर्गत आता था, जो उस समय। और ये दक्षिण भारत का राज्य थे। भारत पर कहाँ पर विस्तार विस्तार होगा? तो ये मैप में आप लोग देख सकते हैं, इतने क्षेत्र पर फैला हुआ था खिलजी वंश। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से शासक हुए थे। तो अभी हमने देखा था जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? संस्थापक। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, सबसे प्रमुख शासक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और उसके बाद कौन आया था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये अंतिम शासक था। तो अभी हमने पढ़ा था इस वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक हमने पढ़ा था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद सबसे प्रमुख शासक, सबसे प्रमुख कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अंतिम खुसरो खां। तो तीन शासक आपको ध्यान रखना है, इसका संस्थापक कौन था, सबसे प्रमुख शासक कौन था, और अंतिम शासक कौन। अब किस शासक ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो संस्थापक था, उन्होंने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक, मतलब 6 साल तक शासन किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1316 तक ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आए थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उन्होंने 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक किया था। उसके बाद नसरुद्दीन शाह, उन्होंने 1320 के कुछ माह में तक इन्होंने शासन किया था। तो इस तरह हमने देखा था खिलजी वंश के शासकों के बारे में। अब सबसे पहले अपन देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? इसका संस्थापक था। कौन था? संस्थापक। क्या था? संस्थापक था इसका। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले अपन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी
तो इसका शासनकाल अपन लोगों ने देख ही लिया, 1290 से लेकर 1220 तक शासन किया था। खिलजी वंश का कौन, गुलाम वंश का अंत कर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। दूसरा वंश खिलजी वंश था। किसकी हत्या की थी इसने? कायमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसको हटाकर गद्दी पर बैठा था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। इससे पहले जो गुलाम वंश के शासक हुए वो तुर्क नहीं थे, तो इसे इसे दिल्ली वंश का पहला तुर्क, गैर तुर्क शासक भी कहा जा सकता है। गैर तुर्क शासक था। शासन शैली एक उदारवादी, अहिंसक और वृद्ध, मतलब बहुत ही, जिस तरह से गुलाम वंश में बलौन वगैरह जो बहुत क्रूर शासक हुए, उनकी अपेक्षा जो जलालुद्दीन खिलजी था वो एक उदारवादी शासक था। इसके काल में एक युद्ध था, कौन सा? रंडोल का युद्ध 1292 में हुआ था। इसमें इसने मंगोलों को हराया था। सबसे प्रसिद्ध निर्माण जलालुद्दीन खिलजी ने कई मदरसे, मस्जिद और सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाया था। इसके अब अंतिम समय के बारे में देखते हैं। अंतिम समय, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में कारा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में, धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। आपने मूवी देखी हुई जो अलाउद्दीन खिलजी पर बनी थी, उसमें आपने देखा होगा कि अपने चाचा जलालुद्दीन को अलाउद्दीन कारा में बुलाता है और वहां पर वो मलिक काफूर को उसको भेंट करता है और बोलता है कि मलिक काफूर वही करेगा जो मैं बोलूंगा। तो उस मलिक काफूर को सबसे पहले आदेश देता है कि आप जलालुद्दीन खिलजी को मार दो। तो वहां पर ही मलिक काफूर जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ। इसके बाद बीच में थोड़ी सी कहानी आती है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, जो उसकी पत्नी थी, उसका ये बेटा था, उन्होंने जैसे ही उनको खबर मिली कि अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को शासन में बैठा दिया। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में पता चला था, तो अलाउद्दीन खिलजी कारा से कहाँ की ओर गया था? चूक किया था दिल्ली की ओर। जब वो दिल्ली आया था तो उसका बेटा दिल्ली का शासन छोड़ के भाग गया था। अपन देखते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी। कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण शासक, हर एग्जाम में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। किसी भी एग्जाम में एक, अगर दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो सबसे ज्यादा अपेक्षा है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी से। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का इसका एक एक पॉइंट क्वेश्चन है, तो आपको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना है। वास्तविक नाम अली गुरसापक, खिलजी वंश का दूसरा शासक, पिता शहाबुद्दीन महसूद, राजगद्दी पर कब बैठा था? 1294 में, अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी, इसका चाचा भी लगता था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। आपने मूवी में भी देखा होगा। तो इस तरह की हुआ इसका ससुर। तो हत्या कर गद्दी पर बैठा था। राजधानी दिल्ली। उपाधि कौन सी थी इसकी? सिकंदर सानी। उपाधि, इसका क्या मतलब होता है? युग का दूसरा सिकंदर। कौन सा उपाधि थी ये? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हुआ। उपाधि कौन सी थी इसकी? सिकंदर सानी। इसका सिकंदर सानी का क्या मतलब है? युग का दूसरा सिकंदर। तो अब देखते हैं आगे। राजधानी दिल्ली देख ली अपने, उपाधि के बारे में देख ली क्या है। मुख्य सेनापति कौन था? मलिक काफूर, हिंदू धर्म से मुसलमान बना हुआ गुलाम। जो मलिक काफूर था वो पहले हिंदू था, बाद में मुस्लिम धर्म इसने अपना लिया था, तो बाद में मुसलमान हो गया था। तो कई अगर क्वेश्चन आता है कि मलिक काफूर जन्म से मुस्लिम था, तो नहीं, बाद में इसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने भी पॉइंट है वो सभी किसी न किसी एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा ही गया है, और वर्तमान में भी इनसे क्वेश्चन आता है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जबकि अगली वीडियो में डालूंगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और मैंने इस चैनल पर पॉलिटी से संबंधित आधुनिक भारत की वीडियो और सीजीएल के पीवाईक्यू भी करा के रखे, तो आप चैनल के अंतर्गत जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया। इससे पहले जो सेनाएं थी वो स्थायी नहीं थी। जब युद्ध होता था तो सैनिकों को बुला के उनको पैसे दे दिया जाता था, जब युद्ध वगैरह नहीं होता था सैनिकों को नहीं रखा जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का निर्माण किया था। जैसे वर्तमान में सरकारी नौकरियां स्थायी नियुक्ति की जाती है, वैसे ही स्थायी सेना का निर्माण किया। चाहे युद्ध हो या ना हो, सेना हमेशा राजा के कंट्रोल में ही रहेगी और राजा के पास ही रहेगी। इसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था लागू की थी। इससे पहले सैनिकों को क्या दिया जाता था? जमीन जायदाद वगैरह दे दी जाती थी, जो अनाज वगैरह उगाया जाता था वो दे दिया जाता था। इसने इनको कैश में पेमेंट, नगद वेतन देने की व्यवस्था चालू की। अगला पॉइंट, घोड़ों की ब्रांडिंग मतलब दाग प्रणाली। ये क्यों चालू की थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो सैनिक थे वो युद्ध में कमजोर घोड़ा कर लेके चले जाते थे, जबकि राजा उनको अच्छा घोड़ा ला के देते थे। जो राजा वगैरह थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी से पहले शासक हुए थे, उन्होंने अच्छे तरह के घोड़े प्रोवाइड कराए थे, लेकिन सैनिक क्या थे, अच्छे घोड़ों को बेच देते थे और कमजोर घोड़ों को युद्ध में ले जाते थे, जिससे राजा के में पराजित होने के चांस ज्यादा हो जाते थे। तो उनकी पहचान कैसे की जाए कि यही वो नस्ल का घोड़ा जिसने राजा ने प्रोवाइड कराया? तो इसके लिए उन्होंने घोड़े पर दाग लगा देते थे। चेहरा प्रणाली सैनिकों की पहचान के लिए भी एक चिन्ह बनाया जाता था कि ये हमारे सैनिक है, जिससे पहचान की जाए कि अपने सैनिक कौन है और विरोधी के सैनिक कौन कौन से हैं। बाजार नियंत्रण की नीति भी लागू की थी। तो पहला इसने क्या किया था? स्थायी सेना रखी थी। दूसरा, नगद वेतन देना चालू किया था। दाग एवं हुलिया प्रथा बोलते हैं इसको। दाग प्रणाली, चेहरा प्रणाली, दाग एवं हुलिया प्रथा किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार एग्जाम में सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। और बाया नियंत्रण प्रणाली से भी क्वेश्चन आएगा। बाया नियंत्रण को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अनाज, कपड़ा, गुलाम सभी के लिए मूल्य तय कर दिए गए और इनके लिए अधिकारी नियुक्तियों से क्या बोलते हैं? सेनाए मंडी। जो अनाज, कपड़ा, घोड़ा, गुलाम सभी के मूल्य तय कर दिए गए। अनाज इतने रुपए किलो बेचेगा, घोड़ा इतने रुपए का मिलेगा। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो वो राजा के खिलाफ जाता है, तो राजा उसको दंड देता था। तो इसकी देखभाल कौन करता था? इसके लिए किसकी नियुक्ति की थी? सेनाए मंडी की नियुक्ति की थी। अब देखते हैं अपन, जासूसी तंत्र मजबूत किया था, जिसको क्या बोलते हैं? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर, दरोगा ए दीवान हिसाब रखने वाले अनाज भंडार अधिकारी के लिए नियुक्त किए थे। धरती से उपज पर कर वसूल, इसने लगभग कितना परसेंट कर वसूला था? जिस अनाज का 50%, मतलब 1/2 भाग। तो सबसे ज्यादा कर किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कर किसने लिया था, तो किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कितना? 50%, मतलब 1/2। अगर आपके खेत में 2 कुंटल गेहूं होते हैं तो उनमें से 1 कुंटल गेहूं राजा के पास चला जाएगा और 1 कुंटल आपके पास रह जाएगा, मतलब 50% राजा के पास। अब देखते दीनी वो धार्मिक नीति। खिलाफत मान्यता प्राप्त नहीं थी धार्मिक विद्वानों को दूरी बनाए रखने की। इसके बारे में चलो थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर थे अपन, दीन और धार्मिक नीति। खिलाफत मान्यता प्राप्त नहीं थी, धार्मिक विद्वानों से दूरी बनाई, कड़ी कानून व्यवस्था अपनाई। अभी अपन लोगों ने देखा था बाया नियंत्रण प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, सैनिकों के लिए स्थायी सेना रखी, उनको नगद वेतन देना चालू किया, घोड़ों पर ब्रांडिंग चालू की, मतलब दाग प्रणाली चालू की। राजा के कार्य में धर्म कोई हस्तक्षेप नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजा कोई कार्य कर रहा है तो जो धर्म के रक्षक होते हैं वो आके बोलने लगे ये शरीयत के अनुसार गलत है, ये मुस्लिम धर्म के अनुसार गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के समय राज्य के कार्य में धर्म का हस्तक्षेप न के बराबर था। तो दीन ने धार्मिक नीति अपने देगी, खिलाफत मान्यता प्राप्त नहीं की थी, धार्मिक विद्वानों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि अगर धर्म कोई नहीं मान रहा है, धर्म से ही नहीं चल रहा है, तो धार्मिक विद्वानों की क्या जरूरत है? कड़ी कानून व्यवस्था अपनाई। अपन ने देखा था कि स्थायी सेना रखी थी, दाग एवं हुलिया प्रथा चलाई थी, बाया नियंत्रण प्रणाली। अब आगे देखते हैं सैन्य विमान। तो ये सैन्य विमान है वो उत्तर भारत में उसने की थी, वो सैन्य विमान है। और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विमान इसके कहाँ पर है? दक्षिण भारत के सैन्य में, जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनसे भी क्वेश्चन आया, लेकिन इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने दक्षिण भारत से आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त की थी? रणथंभौर पर विजय, अम्बिरदेव की मृत्यु। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना उत्तर भारत में, जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं,
वह चित्तौड़ विजय कब की थी इसने? इसका सन भी पूछते हैं, 1303 ईस्वी में। यहाँ का राजा कौन था? राजा रतन सिंह को हराया था। इसी से जुड़ी रानी पद्मावती की कहानी है। जौहर की कथा हुआ है, वो आपने रानी पद्मिनी पिक्चर देखी पद्मावत, उसमें देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह और रानी पद्मती, जिसमें राजा रतन सिंह का, जिसमें रानी पद्मती दीपिका पादुकोण बनी है और अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह ने इसका निभाया था, किरदार निभाया था, और राजा रतन सिंह। इसके बाद ये आक्रमण आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1303 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? राजा रतन सिंह, और रानी पद्मती भी इसी से जुड़ी हुई है। इसके बाद मालवा, गुजरात, मध्य भारत, राजपुताना पर नियंत्रण किया। मंगोलों को सफलतापूर्वक, सबसे ज्यादा आक्रमण 6 बार मंगोलों को आक्रमण किया और सभी बार मंगोलों को पराजित किया था। जो मंगोल थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में, तो मंगोलों ने 6 बार इसके समय पर आक्रमण किया, 6 बार ही इसने मंगोलों को पराजित किया था। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब है दक्षिण भारत के सैन्य विमान। तो दक्षिण भारत के सैन्य विमान थे वो किसके नेतृत्व में किए थे? मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण कौन से शासक ने किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे सबसे पहले। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था? नहीं। कौन को भेजा था? मलिक काफूर को। सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? देवगिरी पर। कब? 1308 ईस्वी में। देवगिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में। देवगिरी से पहले पहले भी आक्रमण किया था, जब राजा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी लूटा था, तब भी आक्रमण किया था। उसके बाद अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद राजा बना था, उसके बाद मलिक काफूर को दक्षिण में भेजा था। दोबारा आक्रमण किया था मलिक काफूर के नेतृत्व में। जब 1296 में आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था, और 1308 में जब आक्रमण किया था, उस समय मलिक काफूर को भेजा था। यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव आत्मसमर्पण किया, खिजराना देना स्वीकार किया। मतलब जो राजा था मलिक काफूर ने उसको हरा दिया था, उसके राज्य को नहीं हड़ पाता, उससे कुछ पैसा लिया था, और वो किसके अधीन हो गया था? वो दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। मतलब आत्मसमर्पण किया और खिराज दिया, मतलब उससे पैसा वगैरह लेके उसको छोड़ दिया गया था। रामचंद्र देव को रायमढ़ की उपाधि थी। कहाँ पर लाया गया था? दिल्ली। और दिल्ली में उसको कौन सी उपाधि दी गई थी? राय रणमल की उपाधि दी गई थी। ये सब अलाउद्दीन खिलजी क्यों कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी चाहता तो मलिक काफूर ने जब रामचंद्र देव को पराजित कर दिया तो उसके राज्य को हड़प लेता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को एक साथ संभाल सके। अगर वो उसको अगर वो देवगिरी को अपने राज्य के अधीन में ला लिया था, तो उसका पूरा कार्यभार किसके पास आ जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो उसके लिए सब, अगर कोई विद्रोह भी कर सकता है, क्योंकि वहां के राजा को हटा दिया, अगर किसी क्षेत्र के अपन राजा को हटाएंगे तो वहां की जनता विद्रोह भी कर सकती है, और हर समय विद्रोह की भावना पनपती रहती है। इस तरह उन्होंने जो दक्षिण भारत में नीति अपनाई थी, वहां केवल अपने अधीन किया था, वहां के राजा को नहीं हटाया था, वहां के राजा को वहीं रहने दिया और उनसे पैसा कर वगैरह वसूल लिया करते थे। तो इस तरह हमने देखा था देवगिरी पर आक्रमण। अब अगला आक्रमण देखते हैं, इसकी सन ध्यान रखनी है, सन 1308, और यहाँ का राजा कौन था? रामचंद्र देव। ये 2 पॉइंट तो आपको ध्यान ही रखने, और मलिक काफूर तो दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख है। अब देखते हैं अपन वारंगल पर आक्रमण कब किया? 1309 ईस्वी में। कहाँ पर आता है वारंगल? तेलंगाना आंध्र प्रदेश के समय आता है। वहां का शासक कौन था? रुद्रदेव। कौन था? रुद्रदेव। और अपन ने अभी देखा देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। पहली बार किले की रक्षा प्रणाली ने पहली बार मलिक काफूर को रोका था। अंत में किले में घुसकर विशाल धन और कीमती हीरे, सबसे महत्वपूर्ण कोई नहीं हीरा, कोई नूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को कौन से आक्रमण से प्राप्त हुआ था? तो वारंगल के आक्रमण से। या कौन सा वंश था? काकतीय वंश। शासक को किराए देना स्वीकार किया, दिल्ली सल्तनत के अधीन था, मान ली वही सेम जैसे
देवगिरी के शासक के साथ किया था, रामचंद्र देव के साथ। वही विवाद काकतीय शासकों के अंदर के थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ अलाउद्दीन खिलजी को? तो काक वारंगल आक्रमण या काकतीय शासकों से प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं अपन होयसल पर आक्रमण। जो होयसल था वो कहाँ पर था? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। यहाँ का शासक कौन था? वीर भल्लाल देव। वीर भल्लाल। मलिक काफू ने होयसलों को हराया था। बल्लाल देव ने भी खिरजाना स्वीकार किया था। अपा दक्षिण भारत में जितने भी राज्यों पर मलिक काफू ने विजय प्राप्त की थी, उन सबको दिल्ली सल्तनत के अधीन लिया गया। उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं गया था। उनसे हरजाना लिया करते थे, पैसा वगैरह लिया करते थे, और वो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहते थे। अधीनता का क्या मतलब है? अगर अपन किसी के अधीन है तो जो वो राजा बोलेगा वो अपन को करना पड़ेगा। अगर अधीनता नहीं है तो राजा अपने हिसाब से निर्णय लेगा। अब जब किसी के अधीन हो जाता है तो एक तरह से उसका उस पर ही, अगर दिल्ली सल्तनत में मिला लेता तो भी तो उसकी अधीनता ही स्वीकार करता। तो भी दिल्ली सल्तनत के राजा का जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके वहां पर कानून लागू होते थे, जो वो बोलता था। अधीनता का मतलब क्या है? जो उस राजा के कानून वगैरह सब उसी के लागू होते थे। लेकिन वो वही कार्य करता था जो अलाउद्दीन खिलजी बोलता था, और जितना पैसा मांगता था उतना पैसा देना पड़ता था। इसको बोलते हैं अधीनता। अब अगला आक्रमण देखते हैं, कौन सा आक्रमण था? अगला आक्रमण है पांड्य राज्य पर आक्रमण। कब किया था? 1311 ईस्वी में। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। यहाँ का शासक कौन था? सुंदर पांडे और वीर पांडे। आप दोनों भाइयों में आपसी गृह युद्ध चल रहा था। दिल्ली सेना ने इस अवसर का लाभ उठाया और पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। मदुरई और आसपास के नगरों को भी लूटा। यहाँ से हजारों हाथी, घोड़े, सोने, चांदी, रत्न और वस्तु दिल्ली लाई। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि कौन से शासक पर कब आक्रमण किया था, वहां का राजा कौन था। तो इसके बारे में जो अगली वीडियो है वो एक शॉर्ट में बनाई गई, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी इसके परिणाम देखते हैं, फिर मैं सभी आक्रमणों को एक साथ बताऊंगा कि कौन सा आक्रमण किसके समय किया था, वहां का शासक कौन था, और सन जो आप लोगों को ध्यान रखने। तो दिल्ली सल्तनत की सीमा दक्षिण तक पहुंच गई, अधीनता स्वीकार कर ली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण को सीधे अपने अधीन नहीं किया, बल्कि राज मतलब वहां से हरियाणा लिया करता था। दक्षिण से अपार धन, दिल्ली की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो गई। जो वहां से पैसा लेता था उससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, तो सेना वगैरह रख सकता था, और दूसरे आक्रमण के लिए भी पैसा वगैरह उसके पास हो गया था। मलिक काफूर की प्रसिद्धि बढ़ गई, क्योंकि वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का सरशी बना। प्रसिद्धि कैसे बढ़ गई थी? कि जो काम गुलाम वंश के समय किसी शासक ने किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए किसने किया था? मलिक काफूर ने। तो दक्षिण भारत के सभी राजाओं को पराजित किया था, तो ख्याति तो प्राप्त होगी भैया, क्योंकि सभी राजाओं को उसने पराजित कर दिया था, सभी का दिन तो स्वीकार कर ली थी। दक्षिण भारत की लूट से अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान बना दिया। अगर तुम्हारे पास धन है तो धन से अपन हथियार वगैरह खरीद सकते हैं, सैनिक रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या था? धन, जो उसको दक्षिण भारत से प्राप्त हो गया था, और अन्य राजाओं के पास ये उपलब्धि नहीं थी। इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अब देखते हैं कि दक्षिण भारत की विजय किसके नेतृत्व में की थी? मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो एक तो दक्षिण भारत के लिए आपको मलिक काफूर ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी तो ध्यान रखना है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ने आक्रमण नहीं किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अब जो देवगिरी आक्रमण था ना 1296 में, रामचंद्र देव यहाँ का शासक था, तो ये किसने किया था? मलिक काफूर ने नहीं किया था। मलिक काफूर ने 1308 में किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी। आपको सन ध्यान रखना है कि 1206 में किसने किया और 1308 में किसने किया। तो 1308 में मलिक काफूर ने किया था, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वारंगल अपन ने देखा था, यहाँ का शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव। कब आक्रमण किया? 1303 में। होयसल देखा था अपन ने, यहाँ का शासक कौन था? बीरबल देव। कब आक्रमण किया था? मदुरई। सुंदर पांड कब आक्रमण किया था? तो आपको सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका देवगिरी का आक्रमण, और दूसरा काकतीय शासक, क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा यहाँ से प्राप्त की, इसलिए महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण देवगिरी का आक्रमण, जो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, 1308 के समय मलिक काफूर ने किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में देखते हैं, उसका उत्तराधिकारी कौन था इसके बारे में देखते हैं। इसकी मृत्यु 1316 में हो गई थी एक बीमारी के कारण।
उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसको उसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक, भारत में केंद्रीकृत शासन का विकास किया था, जो इससे पहले गुलाम वंश हुआ था, वो केवल उत्तर भारत में ही शासन कर रहे थे। उनके पास केंद्रीकृत व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसा वगैरह नहीं था। जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने दक्षिण आक्रमण किया था, मलिक काफूर के नेतृत्व किया, तो वहां से उसको अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, तो उसने एक केंद्रीकृत सेना इकट्ठी की। राजा के पास सेना थी तो शासक केंद्रीकृत था, कोई विद्रोह नहीं कर सकता था। जब सेना किराए पर ली थी तो विद्रोह कर देते थे लोग, उस समय राजा के पास स्थायी सेना नहीं रहती। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना स्टार्ट किया था, इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली शासक बोला जाता है। आप उन किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक हुआ था। 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक 4 साल तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। बस ये ध्यान रखना, इसके बाद शासक कौन हुआ था। कमजोर शासक था, दरबार मलिक काफूर द्वारा नियंत्रण कर लिया गया। अपन ने देखा था मलिक काफूर का ख्याति प्राप्त हो गई थी। बाद में मलिक काफूर की हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि मलिक काफूर का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा था। अंत में खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी थी। तो इसके बारे में बस इतना ही है, ज्यादा नहीं। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगला शासक कौन हुआ था, कई बार क्रम पूछ लेता है। इसके बाद अगला शासक और अंतिम शासक कौन है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये कुछ ने कुछ महीने तक ही शासन किया था। बस आपको शासन ध्यान रखना है कि इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। देख, ब्राह्मण से मुस्लिम बना हुआ था। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि नसरुद्दीन खुसरो शाह जन्म से मुसलमान था, नहीं, पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण से मुस्लिम बना था। कुछ महीनों तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। जिस तरह हमने देखा था कि जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक की और उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसी तरह गयासुद्दीन तुगलक ने भी खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह हमने खिलजी वंश को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया कि कौन सा शासक हुआ था। इसमें 4 शासक हुए थे। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और चौथा शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह। टाइम पीरियड भी सबका देख लिया हमने। उसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। 1296 से इसने 1316 तक शासन किया था। इसने 1316 से 1320 तक शासन किया था, और नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कुछ महीने तक ही शासन किया। अब आपके जो भी डाउट वगैरह रह गए हो, आप क्वेश्चन में मैं साथ साथ में समझा दिया करूंगा। वैसे तो मैंने कोई भी डाउट छोड़ा नहीं, को सभी को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया है। और जो भी मैंने फैक्ट पढ़ाए हैं वो अलग अलग एग्जाम में वो आए हुए हैं, तो इनके बारे में अपन ध्यान से देखेंगे अभी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन है? 50 पीवाई की, जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाया नियंत्रण प्रणाली किसके सहयोग से लागू की थी? तो किसके सहयोग से लागू की थी? इख्तियारुद्दीन महमूद। अपन ने इसका नाम पढ़ा नहीं था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो ये जो फैक्ट वहां बच गए वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे सारे फैक्ट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाया नियंत्रण प्रणाली किसके सहयोग से लागू की थी? तो अगर कई बार शासक का नाम अगर पूछता है कौन था, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अपन ने देखा था जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी। इसका शासक कौन होगा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अब आप लोगों को आंसर देख रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे जिससे आंसर दिखे ना। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत किसके नेतृत्व में किया था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाया था। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चिट्ठी और खुफिया व्यवस्था कहां से प्रेरित हुई थी? तो किससे ली थी? चंगेज खां से। चिट्ठी और खुफिया व्यवस्था कहां से ली थी? चंगेज खां से। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? कठोर नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्वयं को सिकंदर सानी कहा था? तो अपन देखा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चहलगामी नामक तुर्की सरदार वर्चस्व किसके समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, क्योंकि इस तुर्कों का आक्रमण उसके समय भी हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी। और जलालुद्दीन खिलजी के समय बहुत से तुर्कों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जिन तुर्कों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था उनको दिल्ली में कहाँ बसाया गया था, उस जगह का नाम क्या है? सॉरी। अपन आगे देखते हैं। सॉरी। सियार उल मुकरुद्दीन किस किस खिलजी शासक का उल्लेख कहाँ पर किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सियार उल मुतहिरीन किस खिलजी शासक का उल्लेख है? इसमें किस खिलजी शासक का उल्लेख है? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, मैं सही पॉइंट बता दिए। जजिया कर किस पर नहीं लगाया था? तो मुसलमानों पर नहीं लगाया था। जजिया कर के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दिया करूंगा जजिया कर क्या है। जब तुगलक वंश को अपन पढ़ेंगे उस समय जजिया कर को अच्छे से समझा देंगे। तो खिलजी वंश किसने बाया नियंत्रण लागू की थी? तो ये अपन लोगों ने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त कर देवगिरी पर अधिकार किया था? तो अपन ने देखा देवगिरी शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस शासक ने चित्तौड़ का प्रसिद्ध जौहर हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। कब हुआ था? 1303 में इसने आक्रमण किया था। वहां का शासक कौन था? अभी अपन लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरीके से, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि चित्तौड़ का राजा कौन था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो का। अपन ने देखा नसरुद्दीन खुसरो शाह। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी कौन किसको बनाया था? सीरी को बनाया था। तो ये क्वेश्चन आता है, देखो ऐसा सीपीओ में आया हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। दाग हुलिया प्रथा किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। क्योंकि इसने दक्षिण भारत के अभिमान किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोही गवर्नर को हराया था? तो कामदेव। कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर था। दीन रियासत विभाग किससे संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो शराब और नशे पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। किस शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर कलियां अंकित करवाया था? तो किसने करवाया था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, जलालुद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर कलमा अंकित करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को किस उपाधि से पुकारा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? सिकंदर ए सानी, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। आपने भी देखा था। खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1316 ईस्वी में। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। किसके शासनकाल में पद्मिनी कथा जुड़ी हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि इसके चित्तौड़ आक्रमण से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? अमीर खुसरो इसका दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि क्यों बनाई थी? उलेमाओं को प्रभाव घटाने के, तो सामंतों को कमजोर बनाने। जो खालसा भूमि वगैरह होती थी वो सामंतों को प्रदान की जाती थी, तो उनके पास खालसा भूमि ज्यादा हो जाती थी, तो वो लोग क्या है, शक्तिशाली हो जाते थे और राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। इसलिए खालसा भूमि को राज्य के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया गया था। तो सामंत उससे कमजोर हो गए थे। अगर उनके पास धन संपत्ति नहीं रहेगी तो सेना कहाँ से इकट्ठी करेंगे, और सेना उनके पास नहीं रहेगी तो विद्रोह भी नहीं कर सकते थे। इससे पहले शासक क्या हुए थे, जो खालसा भूमि थी वो सामंतों के पास रहती थी। तो जिस सामंत के पास ज्यादा मुंह पहुंच जाती थी, उसके पास जिस अपार पैसा हो जाता था, तो अपनी सेना इकट्ठी कर लेता और राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता था और शासक चेंज कर देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खालसा भूमि को राज्य की भूमि के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, तो आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया। आपको जिस जिस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मतलब मैं वहीं बता दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हजरत आला किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाएगा? खिज्र खां। कौन था ये खिज्र खां? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नायाब खुदाई की उपाधि दी थी? किसे दी थी? स्वयं को नायाब खुदाई कहा जाता था। एक ये उपाधि होती थी एक तरह की। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे बड़ा संकट क्या था? मंगोलों का आक्रमण। कितनी बार मंगोलों ने आक्रमण किया था? 6 बार, और 6 बार भी असफल किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारत राज्य को जीता? तो सभी को जीता था। काकतीय आक्रमण, होयसल, यादव, उपरोक्त सभी, तो सभी राज्यों पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मलिक काफूर के नेतृत्व में। आप लोग बताएंगे कि जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? खिलजी वंश का अंत किसके साथ हुआ? तो अंतिम शासक अपन ने देखा था कौन था? अंतिम शासक इसका खुसरो खां।
अगला क्वेश्चन, तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? तो किस पर आक्रमण किया था? गुजरात पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था गुप्तचर व्यवस्था को? उसको दीवाने मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था को उसकी दीवाने मुमालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने काकतीय शासक को हराया कौन था? मलिक काफूर था। तो दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उन सबको किसने हराया था? मलिक काफूर ने। बस आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय किन किन राज्यों पर आक्रमण हुआ था, और सभी राज्यों को किसने हराया था? मलिक काफूर ने। खिलजी वंश में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो अभी अपन ने देखा था खुसरो खान ने 1320 के कुछ महीने तक ही शासन किया था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1294 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी 1294 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था, और जिसके बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था, और जो खुसरो खान था वो 1320 के कुछ महीने तक ही रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पद को सबसे शक्तिशाली बनाया था? किसके पद को? वजीर के पद को सबसे शक्तिशाली बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कारण से बाजार नियंत्रण लागू किया था? तो किस कारण से लागू किया था? तो जब मैंने बताया था ना, सैनिकों को सस्ता अनाज देने, तो क्योंकि स्थायी सेना रखता था, उनको नगद वेतन देता था, तो पैसे कम देता था। और कम पैसे में सेना रखना कैसे में बोले, अगर आपको 2000 रुपए मिले और आपका 2000 रुपए में अच्छी तरीके से खर्चा चल जाए तो आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं और बाजार में महंगाई इतनी अधिक है कि 50,000 रुपए में भी आप अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके लिए 50,000 रुपए भी कम है। तो उसने क्या, अनाज वगैरह जो सब चीजें थी उन पर इसका नियंत्रण था राज्य का, तो अपने हिसाब से उसने रेट फिक्स कर दी थी, और उसी के हिसाब से सैनिकों को वेतन दिया करता था। तो सैनिकों को अनाज सस्ता दिलाने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मोहम्मद जायसी कौन सा ग्रंथ लिखा था? कौन सा लिखा था? पद्मावत। कौन सा ग्रंथ लिखा था जायसी ने? पद्मावत। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने आला अला ए दीन का अर्थ क्या था? तो धर्म का महान मित्र। अला ए दीन का क्या अर्थ है? धर्म का महान मित्र। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? क्या सबसे मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम। 6 बार आक्रमण हुआ, 6 बार भी पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल किस काल से संबंधित है? तो 1294 से लेकर 1316 ईस्वी तक। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? जिसने खिलजी वंश का संस्थापक था और खुसरो का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में मुल्क के खाल अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र को मुल्क ए खालसा कहा था? तो कर सीधे अधीन राज्य, जो उसके अधीन आते थे उनको, जो कर सीधे राज्य के अधीन, मतलब जो राज्य सीधा कर राज्य को देते थे, जैसे दक्षिण भारत के थे वो सीधा कर नहीं देते, उनको वहां के राजा उनको दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर कहाँ मारा गया था? दिल्ली में मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमान वर्ग को क्यों कमजोर किया था? सत्ता पर नियंत्रण पाने हेतु। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सामंतों को ज्यादा भूमि दी जाती थी तो वो विद्रोह कर देते थे, तो उसने इनको कमजोरी बना दिया, तो विद्रोह ही नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी या अपने ससुर जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए कौन सा किला बनवाया था? सीरी का किला बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर अंतिम विजय किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1312 ईस्वी प्राप्त अंतिम विजय प्राप्त हुई। इस तरह हम लोगों ने खिलजी वंश को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। खिलजी वंश, इसके कौन कौन से शासक हुए थे? सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक शाह, और अंतिम शासक खुसरो शाह। इसने शासक कब से कब तक किया था? 1290 से 1296 तक। इसने 1296 से लेकर 1316 तक, क्योंकि 1316 से लेकर 1320 तक, और 1320 से लेकर 1320 तक ही, क्योंकि कुछ महीने तक इसने शासन किया था। तो हमने खिलजी वंश देख लिया, 50 PYQ भी लगा लिए जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए थे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो PDF के अंतर्गत छूट गए थे वो सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को
पीवाईक्यू के अंतर्गत बता दिए गए। अगर आपको किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वही अर्थ समझा दूँगा। और जिनके बारे में मैंने अगली वीडियो में बताया कि उनके बारे में जैसे जजिया कर क्या होता है, तो उसके बारे में अगली वीडियो जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को उसका लिंक मतलब उसका नोटिफ़िकेशन आ जाया करेगा। तो आप उस समय वीडियो देख लिया करना। और आपकी कोई विशेष इच्छा हो किसी वीडियो के सर इस टॉपिक के आप वीडियो बनाएँ, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर अच्छी तरह से समझा दी करूँगा। तो इस तरह से हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।